हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शानदार जानदार जबरदस्त होंगे और घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। और हमेशा की तरह आज की वीडियो के थंबनेल पर आप सबने देख लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमेशा की तरह हर चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन पार्ट पहले से बता देता हूँ। तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ज़रूर देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन किसी भी चैप्टर की रीढ़ की हड्डी या हार्ट बोल सकते हो, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के आप किसी भी चैप्टर को समझ पाएँ इतना आसान नहीं होता। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को सबसे पहले देखिए अगर आपने नहीं देखा। साथ ही साथ थंबनेल पर आपने देखा होगा कि आज की वीडियो में हम समांतर श्रेणियाँ जो कि चैप्टर 5 है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि आपने चैनल पहली बार देखा हमारा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रश्नावली 5.1 को शुरू कर उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम शुरू करते हैं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके सामने ये रही प्रश्नावली 5.1। तो प्रश्नावली 5.1 पे देखेंगे, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी, क्योंकि समांतर श्रेणी को शॉर्ट टर्म्स में हम एपी बोलते हैं। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करना और है तो क्यों है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए हो जाता है। ठीक है, वो कह रहा है कि शुरुआत में अगर प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी की किराए की बात करें, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए, इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 15 और 8 रुपए किराया मतलब इंक्रीज कर जाता है। शुरुआत में आप 15 रुपए देंगे, इसके बाद 8 रुपए करके आपका इंक्रीज करता जाएगा पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 रुपए फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसमें इंग्लिश में समझ में आ रहा है, एडिशनल मतलब जितना एक्स्ट्रा बढ़ेंगे तो 8 रुपए इंप्रूव करते जाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, प्रथम किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 15 रुपए। ठीक है, दूसरे किलोमीटर का किराया 15 में कितना ऐड कर देंगे, 8 रुपए हो जाएगा 23 रुपए। ठीक है, और तीसरे तीसरे किलोमीटर का किराया जो हो जाएगा वो 23 में फिर 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 31 रुपए। इसके बाद चौथे किलोमीटर का जो किराया हो जाएगा वो 31 प्लस 8 यानी कि 39 हो जाएगा। ठीक है, यही लिखा भी है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए किराया, एडिशनल जो किराया है पर किलोमीटर का 8 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार किराए से प्राप्त श्रेणी कितनी हो जाएगी, 15 रुपए, फिर 23 रुपए, फिर 31 रुपए, फिर 39 रुपए। इस तरीके से श्रेणी बनती जाएगी। अगर हम सारवंतर डी की बात करें, तो डी बराबर हमारा जो होता है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। अगर ध्यान से देखेंगे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इस तरीके से कंडीशन बनती जाएगी। अब A2 कितना हमारा 23 और A1 है 15, तो कितना हो जाएगा 8। A3 कितना है 31 और A2 कितना है 23, तो ये भी कितना हो जाएगा 8। और A4 कितना है 39 और A3 है 31, तो ये भी हो जाएगा 8। जब कोई श्रेणी तैयार की जाए और उनके सारवंतर आपस में इक्वल हों
तो इस तरीके से जो भी कंडीशन बनती है वो समांतर श्रेणी होती है। तो यह स्थिति क्या है, एपी में है। तो क्या लिखेंगे, स्थिति यह स्थिति एपी में है। यह स्थिति क्या है, एपी में है। यह स्थिति क्या है, एपी में है। ठीक है, क्योंकि सार्वंतर आपस में क्या हो रहा है, बराबर, तो स्थिति क्या हो गई हमारी, एपी में हो जाएगी, यानी कि समांतर श्रेणी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। बात क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से दे रहा है। तो अगला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इंग्लिश में लिखा हुआ, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंस इन अ सिलेंडर बोल रहा है व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो हम शुरुआत में क्या मान लेते हैं, माना प्रारंभ में हवा की मात्रा, प्रारंभ में हवा की जो मात्रा है तो वो कितनी है, वाई मान लेते हैं। ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, 1/4 भाग बाहर निकलने के बाद, बाहर निकलने के बाद, निकलने के बाद शेष हवा, ठीक है, शेष हवा टोटल वाई है, इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे तो बटे में लेंगे, हरों का लासा 4 हो जाएगा, तो 4y और माइनस का y, तो कितना हो जाएगा 3y/4। प्रारंभ में ये थी y और 1/4 बाहर निकल गई, तो शेष कितनी बची, 3y/4। फिर से लिखेंगे पुनः 1/4 भाग बाहर, बाहर निकलने के बाद, शेष हवा। ठीक है, शेष हवा अब है कितनी, 3y/4, और इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, यानी 3y/4 बाहर निकल जाएगा, तो शेष ये बचेगा। हरों का लासा जैसे कि दिख सकता है यहाँ पर 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 3 12, y माइनस 16 ही है, तो 3y कितना बचेगा, 9y/16। इस तरीके से हर बार अगर 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, y था, इसका 1/4 भाग बाहर निकल गया, शेष बच गई हवा। अब बचा था 3y/4, इसका 1/4 बाहर निकल गया, तो 9y/16। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी, यहाँ क्या लिखेंगे, इस प्रकार प्राप्त श्रेणी। ठीक है, प्राप्त श्रेणी कितनी हो जाएगी, y हवा रहेगी, फिर 3y/4 हवा रहेगी, और फिर 9y/16 हवा रहेगी। इस तरीके से श्रेणी बनती जाएगी। ये A1 है, ये A2 है, A3 है। सारवंतर चेक करते हैं, क्योंकि अगर समांतर श्रेणी है, अगर कोई भी श्रेणी, तो उसके सारवंतर हमेशा बराबर होने चाहिए। कितना हो जाएगा, A2 3y/4 माइनस का y, बटे में 1 लेके हरों का लासा कितना हो जाएगा, 4, तो ये 3y 1 से भाग देंगे 4 बार, माइनस का 4y, बचेगा -y/4। अब यहाँ कर लेते हैं A3 माइनस का A2, और A3 कितना है, 9y/16, और A2 कितना है, 3y/4। हरों का लासा 16, और ये 9y हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16, यानी 4 3 12, कितना बचेगा, माइनस का 3y/16। देख सकते हैं कि पहली स्थिति में सारवंतर कितना निकला था, -y/4, दूसरी स्थिति में सारवंतर कितना निकला, माइनस का 3y/16, यानी कि सारवंतर आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सारवंतर
समान नहीं है, इसलिए इसलिए स्थिति स्थिति एपी में नहीं है। ठीक है, अगर सार्वंतर समान हो जाते तो स्थिति एपी में हो जाती, और चूंकि सार्वंतर समान नहीं है तो स्थिति जो हमारी हो जाएगी एपी में नहीं होगी। बात क्लियर है ना आपको? बात क्लियर है? ये स्थितियां चेक करके हमें को बताना है कि एपी में है कि नहीं, क्योंकि कोई भी स्थिति अगर एपी में होती है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है, समांतर श्रेणी में होती है, तो उसके सार्वंतर समान होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। इंग्लिश में देखेंगे द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging when it cost 150 rupee for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। ठीक है भैया, करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे? इसमें लिखा हुआ है कि एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी? 150 रुपए। तो लिखेंगे कुएं की प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है, लागत कितना? 150 रुपए। ठीक है, कह रहा ना, और जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये, इसके बाद 50 रुपये बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके बाद? दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी? 150 में 50 रुपये जोड़ दिया जाएगा तो 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरे मीटर खुदाई की लागत 200 में फिर 50 रुपये जोड़ देंगे, क्योंकि 50 रुपये ऐड हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त श्रेणी। अब इसके आगे लिखेंगे इस प्रकार से प्राप्त श्रेणी पहले मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये, इसके बाद दूसरे में 50 रुपये ऐड हो जाएगा तो 200 रुपये, फिर 50 ऐड हो जाएगा 250 रुपये। इस तरीके से लगातार इंक्रीज करती जाएगी लागत 50 रुपये पर मीटर इंक्रीज करने पर। तो सार्वंतर चेक करते हैं। सार्वंतर क्या होता है? डी बराबर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। अब यहाँ पर ये था A1, ये था A2, ये था A3। अब A2 जो है वो है 200 और A1 है 150, ये 50 हो जाएगा, और A3 है 250 और A2 है 200, तो ये भी हो जाएगा 50। तो क्या लिखेंगे? चूंकि सार्वंतर समान है, सार्वंतर क्या है? समान है, इसलिए स्थिति एपी में होगी, स्थिति एपी में होगी, क्योंकि सार्वंतर आपस में क्या है? समान है, तो स्थिति किस में होगी? एपी में होगी। तो ये रहा आपके सामने तीसरे नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन क्या होता है कि अगर आपने खाते में सपोज करो 1000 रुपये जमा किया, उस पर आपको 100 रुपये ब्याज मिला, तो जो आपने जमा किया था और जो ब्याज प्राप्त हुआ 1000 और 100 1100 रुपये, ब्याज समेत जो धनराशि प्राप्त होती है उसको बोलते हैं मिश्रधन। कह रहा है प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से
चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposited at compound interest at 8% पर एनम पर ईयर 8% का आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहली चीज हम लिखते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन, फॉर्मूला लिखते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन जो हो जाएगा उसको लिख देते हैं, फॉर्मूला ए बराबर होता है P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब जो हमारा मूलधन है P, जिसको हम मूलधन बोलते हैं, जो कि P होता है, वो 10,000 रुपये है। और इसके बाद जो हम दर बोलते हैं जिसको, यानी कि R, वो 8% है। तो हम लिखेंगे पहले वर्ष का मिश्रधन ए बराबर P1 प्लस आर अपॉन 100। P है हमारा 10,000, ठीक है, और 1 प्लस का आर कितना है 8/100। तो ये 4 दूनी 8, ये 25, कितना हो जाएगा 10,000, 25 2 27/25, 25 चुको 100, और 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, यानी 10,800 रुपये। इसके बाद दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, अब कितना हो चुका है 10,800 रुपये। आप मेरी बात अगर ना समझ पाए तो मैं आपको, चलो 10,000 लिखता हूँ, पी की जगह 10,000 लिखता हूँ, मैं फॉर्मेट चेंज नहीं करना चाहता। 8/2 वर्ष, दूसरे वर्ष कितना प्राप्त हो जाएगा ये चेक करते हैं। वही चीज बच जाएगा 27/25 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 27/25, 27/25, 25 चुको 100, ठीक है। 25 से फिर से भाग देंगे और ये 16 बार, ठीक है, और ये हो जाएगा 37 तो कुल मिला के अगर इसका टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,664 हो जाएगा, 11,664 रुपये। मतलब श्रेणी जो प्राप्त हो जाएगी, पहले 10,000 था, ठीक है, और 8% के हिसाब से फिर हो गया 10,800 रुपये अमाउंट में से ब्याज मिल रहा है, तो बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर हो गया हमारा 11,664 रुपये। इस तरीके से श्रेणी बन जाएगी। प्रारंभ में 10,000 था, एक साल में 10,800 हो गया, दूसरी साल 11,664 हो गया। मैं आपको पहली बात बता दूं, जो धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे हम देते हैं वो कभी एपी में नहीं होती, और जो साधारण ब्याज में देते हैं वो एपी में होती है। रीज़न ये होता है साधारण ब्याज का, रीज़न क्या होता है साधारण ब्याज में, अगर हमने 1,000 रुपये धनराशि जमा की साधारण ब्याज पर, अगर उस पर पहले वर्ष में 100 रुपये ब्याज मिलेगा तो हर वर्ष आपको 100 रुपये ही ब्याज मिलेगा, ये होता है साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि अगर आपने 1,000 रुपये जमा किया, एक साल में आपको 100 रुपये मिले, तो 1,000 और 100 रुपये हो जाएंगे 1,100 रुपये। अब ब्याज जो मिलेगा आपको 1,100 रुपये में मिलेगा। और जबकि साधारण ब्याज में जो आपने 1,000 रुपये अमाउंट जमा किया तो उसमें हमेशा ब्याज मिलता रहेगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल आपका जितना रुपये बढ़ता जाएगा उस पर ब्याज मिलता जाएगा। इसलिए साधारण ब्याज पर दी गई धनराशि एपी में होती है और चक्रवृद्धि ब्याज में दी गई धनराशि कभी एपी में नहीं होती। अब ये A1, ये A2 और ये A3, तो D बराबर जो हो जाएगा A2 माइनस का A1 हो जाएगा, यानी कि 10,800 माइनस 10,000 हो जाएगा, तो बचेगा केवल 800 बचेगा। इसके बाद A3 माइनस का A2 करेंगे तो 11,664 माइनस 1,800, तो कितना रहेगा 4 और 6, ठीक है, और 16 में से 8 गए बचा 8, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देख सकते हो सारवंतर समान है ही नहीं है, तो लिखेंगे क्योंकि सारवंतर
समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए स्थिति स्थिति एपी में नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है तो स्थिति एपी में नहीं है। अगर ऑफलाइन वाला अगर किसी बच्चे को डिफिकल्ट लगे मेथड तो आप इस मेथड को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, पहला नंबर मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो सेकंड नंबर पे क्या कह रहा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। दूसरे नंबर में इंग्लिश में लिखा, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म्स ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। पहले नंबर को अगर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर पहला पद दिया है जो कि 10 दे रहा है, और सार्वंतर डी दे रहा है वो भी 10 दे रहा है। क्वेश्चन पे ही बोल रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर निम्नलिखित हैं। तो प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, व्यापक श्रेणी से प्रथम 4 पद जो हो जाएंगे वो होगा ए प्लस टी, ए प्लस 2d और ए प्लस का 3d, यानी कि पहला 10 है, सार्वंतर कितना 10 बढ़ रहा, तो 10 प्लस 10 हो जाएगा, 10 प्लस 2 गुणे 10 हो जाएगा, और 10 प्लस का 3 गुणे 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10, 20, 30 और 40। प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, तो कह रहा है इसका एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, तो ये रहा। ठीक है, सेकंड नंबर अगर देखेंगे तो सेकंड नंबर में क्या स्थिति रहने वाली है, ए बराबर दे रहा -2 और डी बराबर दे रहा 0। इसके बाद लिखेंगे प्रथम 4 पद। ठीक है, प्रथम 4 पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस का 3d हो जाएगा। ए हमारा -2 है, -2 डी की जगह 0, -2 डी की जगह 0, -2 और डी की जगह पे 0, कितना बचेगा -2। 0 का कोई रोल ही नहीं है ना। तो 4 जो पद हो जाएंगे सब -2 -2 -2 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सार्वंतर ही 0 बोल रहा है, यानी कि कोई भी डिफरेंस इंक्रीज नहीं कर रहा। बात क्लियर समझ पा रहे हैं ना आप लोग, मेरी समझ पा रहे हैं ना। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर पे। इसको एक्चुअल हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं और थर्ड नंबर यहीं पे आगे बढ़ते हैं। सब में यही करना कि प्रथम पद दिया, सार्वंतर दिया, तो प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। ठीक है, और प्रथम 4 पद ज्ञात करने के लिए हम कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, व्यापक श्रेणी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब व्यापक श्रेणी वाले कॉन्सेप्ट को हमने आप ही के सामने तो लिखा, ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, यही तो व्यापक श्रेणी है जो कि इंट्रोडक्शन पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब तीसरे नंबर में ए बराबर जो दे रहा है वो दे रहा है 4। ठीक है, और डी बराबर जो दे रहा है -3। तो प्रथम 4 पद जो हो जाएंगे वो हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस का 3d, इस तरीके से। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सभी एक जैसे हैं। 4 प्लस का -3, 4 प्लस 2 -3, 4 प्लस 3 और माइनस का 3, कितना हो जाएगा 4, 4 -3, 4 -6, 4 -9। अब ये 4 रहेगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 6 में से 4 जाएगा -2 और 9 में से 4 जाएगा तो -5। ये रहे 4 पद। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में ए बराबर दे रहा है -1 और डी बराबर जो दे रहा है 1/2। लिखेंगे प्रथम 4 पद। ठीक है, प्रथम 4 पद में क्या कर देंगे, ए लिखेंगे यानी -1, ए प्लस डी -1 प्लस का 1/2, ए प्लस 2d, डी की जगह पे 1/2, ए प्लस 3d, डी की जगह पे 1/2, यानी कि -1 -2 प्लस का 1 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा -1, और ये कितना हारों का लासा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, -2 प्लस का 3, यानी कि -1 माइनस का 1/2, 1 से 1 कट जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन। कौन से, दूसरे नंबर के। अब 5वां नंबर करते हैं।
तो पाँचवा नंबर किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ कर देता हूँ मैं पाँचवा। नहीं नहीं नहीं, पाँचवा मैं दोबारा आगे करता हूँ, इसको इरेज करके, ठीक है ना। थोड़ा सा दशमलव वाले कॉन्सेप्ट है ना, तो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए मेरे को, ठीक है। बात क्लियर हो पा रही है ना आप सभी को, कंफर्म है ना। इसके बाद देखते हैं हम पाँचवा नंबर। पाँचवें नंबर में ए बराबर दे रहा है माइनस का 1.25 दे रहा है, और डी बराबर जो दे रहा है माइनस का 0.25 दे रहा है। प्रथम चार पद कितने हो जाएंगे, प्रथम चार पद जो हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस का 3d हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ए जो दे रहा है माइनस का 1.25 दे रहा है, माइनस का 1.25, और डी की जगह कितना दे रहा है, माइनस का 0.25 दे रहा है। इसके बाद ए की जगह जो दे रहा है माइनस 1.25 दे रहा है, और डी की जगह पे कितना दे रहा है, माइनस का 0.25 दे रहा है, और ए की जगह पे माइनस 1.253 और डी की जगह पे माइनस 0.25 दे रहा है। अब माइनस का 1.25 हो जाएगा, माइनस का 1.25 और माइनस 0.25 हो जाएगा, माइनस का 1.25 माइनस प्लस माइनस का 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा, और माइनस 1.25 या 75 0.75, ठीक है। अब ये माइनस का 1.25 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे माइनस का 1.50 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे माइनस का 1.75 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 2.00 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे प्रथम चार पद कुछ इस तरीके से। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी डाउट्स है तो आप फिर भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तब तक सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक बच्चों।